नमस्कार साथियों, मैं रवि राजपुरोहित दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल तक हमारे वीडियो में 1857 का विद्रोह टॉपिक कंप्लीट हुआ और जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस की व्याख्या जो है वो अच्छी तरह से कर ली। आज साथियों मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन। यानी कि हमारे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी कांग्रेस। राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन करने वाली अगर महत्वपूर्ण संगठनों के अंदर नाम आता है तो कांग्रेस संगठन का मुख्य रूप से नाम आता है। कांग्रेस भारत की पहली ऐसी संस्था थी जिसको अखिल भारतीय स्तर की संस्था का दर्जा जो है वो मिला हुआ था। साथियों, कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद और कांग्रेस 1885 में उसकी स्थापना से पहले कुछ ऐसे संगठन थे जो स्थानीय स्तर के ऊपर कार्य कर रहे थे। आपने कल तक पढ़ा कि 1857 के विद्रोह में भारत के विभिन्न वर्गों के द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का जो निर्वहन है वो किया गया। हमने ये भी कल पढ़ा कि 1857 के विद्रोह के अंदर जो भारत का शिक्षित वर्ग था, मध्यम वर्ग था, उसकी जो भूमिका थी वो नगण्य थी। यानी कि उसने किसी भी प्रकार से विद्रोहियों एवं जनता का साथ नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो शिक्षित वर्ग था वो भारत की जो दासता थी उससे अनभिज्ञ था। वो उससे पूरी तरह से परिचित था और 1857 के विद्रोह की समाप्ति के बाद जो भारत का शिक्षित वर्ग है, मध्यम वर्ग है, जिसमें साहित्यकार, डॉक्टर, वकील, चिकित्सक, आपके शिक्षक आदि कई लोग शामिल हैं। उस वर्ग के लोगों ने भारत की जनता को धीरे-धीरे राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए छोटे-छोटे संगठनों का निर्माण किया। अब इन संगठनों के निर्माण के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? देखो, ये जो भारत का शिक्षित वर्ग था, इसको अंग्रेजी शिक्षा का पूर्ण ज्ञान था और अंग्रेजी शिक्षा के अंदर उन्होंने स्वतंत्रता और समानता जैसे विचारों को अच्छी तरह से पढ़ा था कि एक मानव को किस तरह समानता मिलनी चाहिए, किस प्रकार उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो भारत के लोगों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना आवश्यक था। तो उन शिक्षित वर्ग के लोगों ने भारत के अलग-अलग भागों के अंदर छोटे-छोटे संगठनों को बनाया, जो संगठन सिर्फ क्षेत्रीय स्तर तक सीमित थे। इन संगठनों के माध्यम से उस क्षेत्र की जनता को उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया और उनके अंदर ये भाव उत्पन्न किया कि किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य हमारे लिए घातक है, ताकि मानसिक रूप से जब वो तैयार हो जाएंगे तो उन्हें क्रांति के रूप में एक तरह से एकजुट करना आसान रहेगा। तो इन सभी शिक्षित वर्ग के लोगों ने 1857 के विद्रोह के बाद भारत के अलग-अलग भागों में अलग-अलग छोटे-छोटे संगठनों की स्थापना की। अब ये जो संगठन थे, जितने भी संगठन स्थापित किए गए थे, ये मुख्य रूप से भारत के 3 क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे। बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास। ये 3 भारत के बड़े प्रांत थे। इन प्रांत के लोगों ने अलग-अलग संगठनों की स्थापना की और अपने क्षेत्र के लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षा दी ताकि वो लोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट हो सके, वो एक हो सके। तो साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं कि ऐसे कौन से संगठन थे जिन्होंने कांग्रेस से पहले भारत की जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और उन संगठनों का नेतृत्व करने वाला कौन था और उन संगठनों के द्वारा भारत में कौन-सी गतिविधि महत्वपूर्ण रूप से की गई? क्योंकि इन सभी राजनीतिक संगठनों को स्थापित करने के पीछे जो शिक्षित वर्ग का उद्देश्य था, वो ये उद्देश्य था कि भारत के लोगों में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फैले और हमारे यहाँ जो शोषण है, आर्थिक शोषण जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों का किया जा रहा है, वो पूरी तरह से क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। क्योंकि देखो साथियों, शिक्षा के बिना किसी भी चीज़ का विकास संभव नहीं है। जब शिक्षा का विकास होगा तभी लोगों के अंदर ये भावना उत्पन्न होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। जब तक शिक्षा का विकास मानव में नहीं होगा तब तक उसे सही और गलत की परख नहीं होती है। तो ये जो राजनीतिक संगठन है ना, इन्होंने उस क्षेत्र के लोगों को शिक्षा देने का काम किया और उसी शिक्षा का परिणाम ये निकला कि कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन के अंदर जो है वो अपनी भूमिका का निर्वहन किया। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठनों में। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस से पूर्व जितने भी राजनीतिक संगठन थे, उन संगठनों के अंदर सबसे पहले हम जिन संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, वो है बंगाल के राजनीतिक संगठन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब अंग्रेज भारत में आए व्यापार करने के लिए, उस समय
भारत में बंगाल प्रांत था वो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध प्रांत था और भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। यानी कि बंगाल भारत का एक व्यापारिक केंद्र बिंदु था और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रांत था। हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के ऊपर अधिकार किया। देखो, भारत में चाहे राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हो, किसी भी गतिविधि का अगर आरंभ हुआ है तो वो बंगाल से हुआ है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बंगाल के वो कौन से संगठन हैं जिन्होंने बंगाल की जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। अब बात करते हैं सबसे पहले राजा राम मोहन राय। देखिए, राजा राम मोहन राय जो है ना, ये भारत में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। यानी कि भारत में अगर राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का जो श्रेय प्रदान किया जाता है ना, तो वो श्रेय प्रदान किया जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है ना। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनमें राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास आरंभ किया। यानी कि हमारे यहाँ जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण किया था, उनमें पहले समाज सुधारक अगर कोई माने जाते हैं तो वो राजा राम मोहन राय माने जाते हैं और इनका जो संबंध था वो बंगाल से था। यानी कि भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए जो सबसे पहला प्रयास किया वो राजा राम मोहन राय ने किया और भारत की जनता को सबसे पहले राजनीतिक शिक्षा देने का जो कार्य किया वो भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। यानी कि भारत की जनता को राजनीतिक चेतना एवं भारतीय समाज में सुधार करने की जो प्रक्रिया सबसे पहले जिस महान व्यक्ति के द्वारा आरंभ की गई थी उसका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या चर्चा नामक संगठन है वो 1828 में बंगाल के अंदर स्थापित किया। ठीक है ना। तो पहले नंबर वो संगठन जिसने लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करनी शुरू की बंगाल में, तो वो संगठन है विद्या चर्चा। वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया। कब स्थापित किया? 1828 में। यानी कि बंगाल के लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहला संगठन विद्या चर्चा 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद ये तो हो गया आपका पहला संगठन। उसके बाद ये दूसरा संगठन, तो ये संगठन है बंग भाषा प्रकाशक सभा। बंग भाषा प्रकाशक सभा जो संगठन है वो 1836 के अंदर स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1836 के अंदर स्थापित हुआ। अब बात करते हैं ये किसने स्थापित किया। तो ये राजा राम मोहन राय के जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों के द्वारा इस संगठन का गठन किया गया। यानी कि सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने विद्या चर्चा संगठन बनाया 1828 में और बंगाल के लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। उसके बाद उस संगठन से जुड़े लोग जो उनके अनुयायी बने, उन अनुयायियों के द्वारा एक संगठन स्थापित किया गया जिसको बंग भाषा प्रकाशक सभा के नाम से जाना जाता है, जो 1838 के अंदर बंगाल के अंदर स्थापित हुआ। तो ये दो संगठन जो थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों संगठन बंगाल की जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभिक रूप से गठित किए गए एक छोटे संगठन थे। इन दोनों संगठनों ने छोटे क्षेत्र के लोगों को, एक तरह से कह सकते हैं कि बंगाल के कम समूह के लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करने का कार्य किया। तो यानी कि बंगाल की जो पहली दो राजनीतिक संस्थाएं हैं जिन्होंने राजनीतिक शिक्षा जनता को प्रदान की, उसमें सबसे पहली संस्था है विद्या चर्चा और दूसरी है बंग हित प्रकाशक सभा। विद्या चर्चा 1828 में स्थापित हुई राजा राम मोहन राय के द्वारा और बंग हित प्रकाशक सभा जो है 1836 के अंदर राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के द्वारा स्थापित की गई। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सबसे पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास किया, एंड सेकेंड, भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का जो श्रेय दिया जाता है वो भी राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। ये आपके सामने बंगाल का मैप है जहां अलग अलग जगह पर ये संगठन स्थापित किए गए थे। दूसरा संगठन है आपके लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अब देखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी है, ये संगठन कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया था। तो ये जो संगठन है कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये संस्था कब स्थापित की गई? तो 1838 के अंदर इस संस्था को स्थापित किया गया था। यानी कि 1836 में तो बंग प्रकाशक सभा को स्थापित किया गया था और 1838 के अंदर जो है आपके लैंड होल्डर सोसाइटी संस्था को जो है स्थापित किया गया था। अब इसकी स्थापना करने वाले कौन थे?
तो इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर, ठीक है ना। तो द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई। तो ये द्वारिकानाथ जो टैगोर है इसके क्या है, संस्थापक है, ठीक है ना। संस्थापक कौन है, द्वारिकानाथ टैगोर। अब ये जो द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा संस्था स्थापित की गई थी, इस संस्था के जो सचिव हैं, सचिव किसको बनाया गया, यानी कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी संस्था है, इस संस्था का सचिव किसको बनाया गया, तो इसके सचिव के पद पर जो थे वो थे प्रसन्न कुमार ठाकुर। क्या नाम था इनका, प्रसन्न कुमार ठाकुर। तो इस संस्था के संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर और इसके सचिव थे प्रसन्न कुमार ठाकुर। अब ये जो संस्था है ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो संस्था थी ये विद्या चर्चा और बंग भाषा प्रकाशक सभा से एक बड़ी संस्था थी और बड़े क्षेत्र में लोगों को इसने राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने का जो कार्य वो किया। तो यानी कि बंगाल की जो पहली, कह सकते हो भारत की पहली, बंगाल की पहली मतलब भारत की पहली, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा प्रांत जो था वो बंगाल था। तो भारत की पहली जो बड़ी राजनीतिक संस्था है उसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये कब स्थापित हुई, 1838 के अंदर। कहाँ स्थापित हुई, कलकत्ता के अंदर स्थापित हुई। कौन थे इसके संस्थापक, तो द्वारिकानाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। कौन थे इसके सचिव, प्रसन्न कुमार ठाकुर इसके सचिव थे। अब ये जो संस्था थी ना, इस संस्था का टारगेट क्या था, उद्देश्य क्या था, तो इस संस्था का जो उद्देश्य था ना वो जमींदारों के हितों का संरक्षण करना था। देखो ये भारत की पहली प्राथमिक संस्था थी और जमींदारों के हितों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य था। यानी कि ये संस्था क्यों स्थापित की गई थी, तो इसका उद्देश्य हम कर देते हैं कि जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। जमींदारों के हितों का संरक्षण करना, यानी कि जो भारत में जमींदार वर्ग था उस जमींदारों के हितों के संरक्षण करने के लिए इस संस्था का जो है वो गठन किया गया था। क्योंकि देखो बंगाल प्रांत के जो लोग थे वो काफी शिक्षित भी थे और धनी भी थे, और बंगाल में जिस वर्ग की प्रमुखता थी वो जमींदार वर्ग था जो आर्थिक रूप से काफी संपन्न था। तो बंगाल में जमींदारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा आपके लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई। इस जमींदारों के हितों का संरक्षण कर रहे थे, इसलिए इसका उपनाम बंगाल जमींदार सभा भी बना। यानी कि जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के कारण इसको बंगाल जमींदार सभा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि लैंड होल्डर सोसाइटी संस्था 1838 के अंदर स्थापित की गई थी। और कहाँ स्थापित की गई थी, कलकत्ता के अंदर स्थापित की गई थी। अब इस संस्था की स्थापना करने वाले जो थे वो थे द्वारिकानाथ टैगोर, और इस संस्था के जो सचिव बने वो प्रसन्न कुमार ठाकुर बने। अब ये संस्था क्यों स्थापित की गई, बंगाल के जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। और जब जमींदारों के हितों का सुरक्षा कर रही थी तो इसको बंगाल जमींदार सभा के उपनाम से भी जाना जाता था। साथियों ये एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी, इसलिए इसे भारत में पहली राजनीतिक संस्था का दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है साथियों, अगली संस्था पे चलते हैं। दूसरी संस्था आती है आपके बंगाल ब्रिटिश इंडिया कमेटी। अब देखिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया कमेटी संस्था जो गठित की गई थी वो 1843 के अंदर की गई थी। अब साथियों बंगाल के राजनीतिक संगठन जितने भी हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे कलकत्ता के अंदर ही स्थापित हुए हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। क्योंकि उस समय भारत में गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था, प्रशासनिक गतिविधियों का भी मुख्य केंद्र था, वो कलकत्ता ही था, ठीक है ना। तो कलकत्ता के अंदर जो है वो संस्थाएं हैं स्थापित की गई थी। तो अब दूसरी बात करते हैं कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया कमेटी, तो ये 1843 के अंदर ये जो संस्था स्थापित हुई थी, ठीक है ना। तो अगर बात करें कहाँ स्थापित हुई तो स्थान इसका दोबारा आ जाएगा कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर स्थापित हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसको स्थापना करने वाले कौन थे। ये जो व्यक्ति आपको भूरी आंखों वाला जो व्यक्ति नजर आ रहा है, इस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज थॉमसन। तो इस व्यक्ति का नाम क्या है, जॉर्ज थॉमसन, ठीक है ना। तो ये एक अंग्रेज था। इस एक अंग्रेज के द्वारा बंगाल ब्रिटिश इंडिया कमेटी का जो है वो स्थापना 1843 के अंदर की गई थी। अब इसका संस्थापक तो था ये जॉर्ज थॉमसन। और अब अगर बात करें कि इसका सचिव कौन था, ठीक है ना, तो इसके सचिव की अगर अपन बात करें तो इसके सचिव का नाम है प्यारी चंद्र मित्र। क्या नाम है इसका, प्यारी चंद्र मित्र। ये इसका क्या है, सचिव। जैसे जो लैंड होल्डर सोसाइटी है उसका सचिव था प्रसन्न कुमार ठाकुर, वैसे इसके सचिव का नाम क्या है, प्यारी चंद्र
मित्र। अब ये संस्था क्यों गठित की गई? जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी का जो गठन किया गया था वो जमींदारों के हितों का संरक्षण करने के लिए किया गया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया कमेटी संस्था का जो गठित करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत में जो किसान हैं, किसानों की वास्तविक दशा का अध्ययन करना और हो सके तो उनमें आवश्यक सुधार करना। तो यानी कह सकते हैं कि भारत में किसानों की वास्तविक दशा का अध्ययन करने के लिए और उनमें आवश्यक सुधार करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। तो जमींदारों के हितों का संरक्षण करने के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी और किसानों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया कमेटी। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो बंगाल का दूसरा महत्वपूर्ण संगठन था लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद, वो था बंगाल ब्रिटिश इंडिया कमेटी, जो 1843 के अंदर जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके जो सचिव थे वो प्यारीचंद्र मित्र थे, ठीक है ना। और इस संस्था को स्थापित करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भारत में किसानों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना और उसमें आवश्यक सुधार करने का प्रयास करना। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों की सुरक्षा से संबंधित है और बंगाल ब्रिटिश इंडिया कमेटी भारतीय किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की सुधार से संबंधित संगठन माना जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा संगठन जो बंगाल का आता है जिसको कहते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है ना। तो देखो, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो संस्था स्थापित हुई थी वो 1851 के अंदर स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 1851 के अंदर स्थापित हुई थी। और इस संस्था का जो संस्थापक माना जाता है जो आपके सामने है, इसका नाम है राधाकांत देव, यानी कि राधाकांत देव के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर। ये हो गया आपके, इसके क्या हो गया? संस्थापक हो गए, ठीक है ना, संस्थापक हो गए। अब ये संस्था स्थापित तो हो गई, लेकिन इस संस्था का टारगेट क्या था? जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों के लिए की गई थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया कमेटी किसानों की वास्तविक स्थिति के लिए की गई थी। इस संस्था का क्या उद्देश्य था? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये जो संस्था थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना राधाकांत देव के द्वारा 1851 के अंदर कलकत्ता के अंदर की गई है। ये जो संस्था थी ना, ये संस्था का क्या उद्देश्य था कि जमींदारों के हितों के साथ साथ सामान्य जनता के हितों का भी संवर्धन करना, ठीक है ना। तो यानी कि इसका लक्ष्य क्या था आपको मैं बता देता हूं, उद्देश्य क्या था इस संस्था का। तो इस जो संस्था का जो उद्देश्य था वो था जमींदारों के हितों के साथ साथ, जमींदारों के हितों के साथ साथ जनता के हितों का संरक्षण करना। समझ रहे हो? तो अभी तक क्या है कि जमींदारों को मुख्य प्रधानता दी गई थी संगठनों के द्वारा। अब जमींदारों के साथ साथ जनता के हितों को भी वरीयता प्रदान की गई। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन संस्था जो 1851 में राधाकांत देव के द्वारा स्थापित की गई है, उस संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों के साथ साथ जनता के हितों का संवर्धन भी करना था। अब ये जो संस्था है इसका स्वरूप थोड़ा बड़ा था, यानी कि इससे पूर्व जो संस्थाएं स्थापित की गई थी जैसे विद्या चर्चा, बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है ना, बंगाल इंडिया कमेटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये जो संस्थाएं स्थापित की गई थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से पहले, वो संस्थाएं अपने क्षेत्र तक सीमित रही थी। लेकिन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन संस्था की जो ब्रांचेज है वो बंगाल से बाहर भी खोली गई, ठीक है ना, बंगाल से बाहर भी इसकी ब्रांचेज खोली गई। इसलिए संस्था का एक अन्य नाम पड़ा भारतवर्षीय सभा, यानी कि इसको एक उपनाम जिसको नाम से जानते हैं, ये भारतवर्षीय सभा के नाम से जानते हैं। भारतवर्षीय सभा इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी ब्रांचेज बंगाल से बाहर भी थी, यानी कि ये संस्था जमींदारों के हितों के लिए और जनता के हितों के लिए बंगाल से बाहर जाकर भी उनके हितों की सुरक्षा का कार्य कर रही थी। इसलिए इसको भारतवर्षीय सभा का दर्जा है वो प्राप्त है। इस संस्था के द्वारा एक समाचार पत्र, मुख्य पत्र संचालित किया जाता था जिसका नाम था हिंदू पेट्रियाट। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है कि हिंदू पेट्रियाट जो समाचार पत्र है वो किस संस्था के द्वारा संपादित किया जाता था। तो हिंदू पेट्रियाट जो समाचार पत्र है वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन संस्था के द्वारा संचालित किया जाता था। इसके अलावा इस संस्था ने उस समय 1816 के अंदर भारत के अंदर अकाल पड़ा था, तो उस अकाल में लोगों की सहायता की।
इसके अलावा जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आयकर बढ़ा दिया गया था, उस आयकर बढ़ाने का भी इस संस्था के द्वारा विरोध किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भारत का एक बड़ा संगठन था, जिसकी ब्रांचेज इंडिया से बाहर बंगाल से बाहर भी थी। इसलिए इसको भारतवर्षीय सभा का दर्जा प्राप्त है। इसको भारतवर्षीय सभा के उपनाम से जाना जाता है। यह संस्था राधाकांत देव के द्वारा 1851 के अंदर स्थापित की गई थी और इस संस्था के द्वारा संचालित किया जाने वाला जो मुख्य पत्र था, जिसको हिंदू पेट्रियट के नाम से जाना जाता था, संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों के साथ साथ सामान्य जनता के हितों का संवर्धन करना था। इस संस्था ने बंगाल से बाहर ब्रांचेस खोलकर जनता के हितों के लिए, सुरक्षा के लिए कार्य किया। तो ये एक बड़ा संगठन था जिसने बड़े लेवल के ऊपर काम किया था। ठीक है, उसके बाद अगला आपका संगठन आ जाता है नंबर 4 पे, जिसको इंडियन लीग के नाम से जाना जाता है। साथियों, इंडियन लीग जो संस्था स्थापित हुई थी वो 1875 के अंदर कलकत्ता के अंदर स्थापित हुई थी। यानी कि स्थापित हुई 1875 में। और कब स्थापित हुई, कहाँ स्थापित हुई? कलकत्ता के अंदर स्थापित हुई। अब बात करते हैं कि इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, इसको स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है शिशिर कुमार घोष। यानी कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा इस संस्था का जो है वो गठन किया गया था। ठीक है, अब ये शिशिर कुमार घोष ने इस संस्था को क्यों गठित किया? तो उसके गठन करने के पीछे यही कारण था कि जो भारत की जनता है, नॉट बंगाल, ओके, यहाँ की अभी तक हम बंगाल और बंगाल से बाहर बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे होल लेवल पे इसका टारगेट था कि भारत जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। यानी कि भारत की जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिशिर कुमार घोष ने 1875 के अंदर इंडियन लीग संस्था का गठन किया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि शिशिर कुमार घोष का जो टारगेट था वो क्या था? होल इंडिया, यानी कि भारत के लोगों को, भारत के लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, यानी कि राजनीतिक प्रशिक्षण देना, ये जो है ये मुख्य जो उद्देश्य था इंडियन लीग का। अब साथियों, ये जो इंडियन लीग था, बाद में इस इंडियन लीग का विलय भारत की एक संस्था में कर दिया गया था, जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन संस्था में इसका विलय जो है वो कर दिया गया। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि जो इंडियन लीग संस्था है वो 1875 में कलकत्ता के अंदर स्थापित की गई थी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य भारत के लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण देना था और बाद में इस संस्था का जो विलय है वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन संस्था के अंदर हो गया। तो ये जो है बंगाल की चौथी प्रमुख संस्था थी। उसके बाद पांचवी जो प्रमुख संस्था है उसके अंदर नाम आता है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन भी 1875 के अंदर स्थापित हुई कलकत्ता के अंदर। और जैसे इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आनंद मोहन बोस द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के द्वारा इस संस्था की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अब इसके नाम से पता चलता है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। तो इस संस्था का जो उद्देश्य था वो विद्यार्थियों के हितों का संवर्धन करना था। किसके हितों का संवर्धन करना? विद्यार्थियों के हितों का संवर्धन करना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संस्था का जो उद्देश्य था, टारगेट था, वो क्या था? इस संस्था का टारगेट था विद्यार्थियों के हितों का संवर्धन करना। यानी कि विद्यार्थियों के हितों का संवर्धन करने के लिए जिस संस्था का गठन किया गया वो जो संस्था थी वो थी कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इस संस्था का जो है वो गठन किया गया था और ये आनंद मोहन बोस के द्वारा 1875 के अंदर स्थापित की गई थी कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। उसके बाद छठी जो संस्था आती है बंगाल की और अंतिम संस्था है जिसका नाम है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। देखो साथियों, ये बंगाल का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन था। ठीक है ना, और इस संगठन की जो स्थापना है वो जुलाई 1876 के अंदर कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में जो है की गई थी। और इसकी जो संस्था है, जो भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से इस संस्था का जो है वो गठन किया गया था। तो यहाँ 1860 यानी कि 1876 में कलकत्ता का एल्बर्ट हॉल है, कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल के अंदर इस संस्था की जो है वो स्थापना की गई थी। ठीक है, और किस नाम से की गई? तो सबसे पहले जो इसका नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय
समिति, यानी कि जुलाई 1876 को कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में भारतीय राष्ट्रीय समिति संस्था का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो संस्था गठित की गई थी, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई थी। इस संस्था को इंडियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, यानी कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन एसोसिएशन संस्था की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई। तो 1876 में की गई, कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में की गई। किसके द्वारा की गई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इस संस्था का स्थापना की गई। साथियों, इस संस्था की जो स्थापना की गई थी वो भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से की गई थी। बाद में इसका नाम इंडियन नेशनल एसोसिएशन बन गया और इसी संस्था के अंदर जो शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई इंडियन लीग है, उसका विलय हुआ था। साथियों, ये भारत की बहुत बड़ी संस्था थी, बंगाल की, और इस संस्थान का जो उद्देश्य था वो पूरे भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि पूरे भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधना इस संस्था का जो है वो मुख्य टारगेट था। ठीक है ना, टारगेट था। अब ये जो संस्था है, इसने जो है वो मुख्य कार्य क्या किया, तो मैं आपको बताता हूं कि इस संस्था के द्वारा जो मुख्य कार्य किया गया था उस समय इंडियन नेशनल एसोसिएशन के द्वारा, उस समय आपको मैं बता देता हूं, एक एक्ट पारित हुआ था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो लॉर्ड लिंटन के द्वारा पारित किया गया था। और ये पारित किया गया था 1878 के अंदर, जो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध से संबंधित था, जिसके तहत भारत का एक समाचार पत्र है जिसका नाम है सोम प्रकाश। इस सोम प्रकाश समाचार पत्र पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यों लगा दिया गया था, क्योंकि ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के लोगों को जागृति प्रदान करने का कार्य करता रहा था, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा था। तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिंटन के द्वारा 1878 के अंदर लगाया गया था, जो भारतीय समाचार पत्रों के प्रतिबंध से संबंधित था, उसका विरोध करने का इसने मुख्य कार्य किया। ये तो है इसका पहला कार्य। दूसरा, एक 1878 के अंदर एक और एक्ट किया गया था, पारित हुआ, जिसको आर्म्स एक्ट के नाम से जानते हैं। आर्म्स एक्ट शस्त्रों के रोक से संबंधित था, इसका भी इसके द्वारा विरोध किया गया। इसके अलावा जो भारतीय जनपद सेवा थी और इल्बर्ट बिल, ऐसे दो मुद्दे थे, भारतीय जनपद सेवा और इल्बर्ट बिल। तीसरा, भारतीय जनपद सेवा, और चौथा आपका है इल्बर्ट बिल। ये जो मुख्य मुद्दे थे, इन मुद्दों को लेकर इसने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। तो इतने बड़े स्तर पर विरोध करने वाली ये पहली ऐसी संस्था थी, बहुत बड़ी संस्था थी, जिसने कई मुद्दों को लेकर ब्रिटिश शासन की आलोचना की, उसका विरोध किया। तो साथियों, ये जितने भी बंगाल के संगठन थे, विद्या चर्चा, बंग हित प्रकाशक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया कमेटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, बंगाल आपके इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये जितनी भी संस्थाएं थी, ये बंगाल के अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनीतिक शिक्षा प्रदान कर रही थी, उन्हें अधिकारों से अवगत करा रही थी, ताकि उस शिक्षा के द्वारा वो आसानी से ब्रिटिश सरकार का मुकाबला कर सके। क्योंकि शिक्षित वर्ग को यह पता था कि हम ब्रिटिश लोगों को तलवार से, बंदूक से हरा नहीं सकते, उन्हें उसी तरीके से हराया जाएगा जिस तरीके से वो हमारे ऊपर चल रहे हैं। वो रूल्स के द्वारा हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तो रूल्स के तहत ही हम उन्हें हराएंगे। तो ये बंगाल के लोगों को इन संस्थाओं के द्वारा राजनीतिक शिक्षा प्रदान की गई। जब बंगाल के लोगों को इन संस्थाओं ने राजनीतिक शिक्षा प्रदान की, तभी बंगाल के जो लोग हैं वो कांग्रेस से जुड़े, और कांग्रेस से जुड़कर उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक लोहा लेने का कार्य किया। अगर इन संस्थाओं ने प्रारंभिक रूप से जनता को शिक्षित नहीं किया होता, राजनीतिक आंदोलन के लिए राजनीतिक शिक्षा नहीं दी गई होती, राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया होता, तो शायद राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कांग्रेस उतना अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाता।
इन्होंने बच्चों को कह सकते हो जैसे स्कूल के अंदर एडमिशन होते हैं तो बच्चों को ABCD बारहखड़ी सिखाई जाती है, फिर वो शब्दों को बनाना सीखता है, उसके बाद वो 10वीं क्लास 12वीं क्लास और कॉलेज में अपनी परफॉर्मेंस देता है और बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। उसी तरह इन संगठनों ने भारत के लोगों को, बंगाल के लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुए। तो साथियों, आज के लिए आज हमने बंगाल के राजनीतिक संगठनों के बारे में पढ़ा कि वो कौन कौन से संगठन थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना से पहले बंगाल के लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। कल हम महाराष्ट्र यानी कि बंबई की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में और ऐसे संगठन जो विदेशों में रह रहे लोगों को भी राजनीतिक शिक्षा प्रदान कर रहे थे, जिनकी स्थापना विदेशों में की गई थी, उनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।